प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिम्मत सिंह है और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, आपने ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 1 कर लिया है। तो आइए आज हम अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का कार्य करते हैं। आप सभी बच्चे अपने अभ्यास सागर की पुस्तक निकालिए। जो मैं आपको बताऊंगा, जो समझाऊंगा, जो लिखवाऊंगा, उसे आप अपने अभ्यास सागर की पुस्तक में पेंसिल के द्वारा सुंदर सुंदर लिखाई में लिखें। तो आइए हम अभ्यास सागर का कार्य शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुस्वार यानी बिंदु तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमारे पास कविता की 4 पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों में से हमने बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटकर प्रश्न नंबर 1 में लिखना है। जैसे पंछी, पिंजरबद्ध, पाएंगे, श्रृंखला और बंधन। हाँ जी बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, पहला क्या है, अगूर लिखा हुआ है, तो इसमें हम बिंदु का अ के ऊपर बिंदु का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा अंगूर। ख, चांद, चाँद, तो च में जो आ की मात्रा है इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे यानी अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा चांद। अब आगन, आ के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, आ के ऊपर करना है, ठीक है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल आ के ऊपर। उसके बाद संवाद, संवाद में स के ऊपर आपने बिंदु का प्रयोग करना है, अनुस्वार का प्रयोग करना है। उसके बाद जाऊगा, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। भावनाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद सांप, जो स के साथ आ है, आ की मात्रा है, इसके ऊपर हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। मंजिल, म के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग करेंगे, और पसंद, स के ऊपर बिंदु का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आप इन शब्दों को पढ़िए। देखिए, उपयुक्त शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। यहाँ पर पूरा र का प्रयोग किया गया है। अणा में ऊपर र का प्रयोग किया गया है। प्रेम में देखिए नीचे प के पैरों में र का प्रयोग किया गया है। डरना में पूरा र का प्रयोग किया गया है। पर्वत में व के ऊपर र का प्रयोग किया गया है, और द्रवित में द के पैरों में र का प्रयोग किया गया। आइए र के विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझें। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर र के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया है। एक तो सिंपल र होता है इस तरह का, एक जो ऊपर की तरह र लगता है ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं रेफ, ये अधूरा माना जाता है र। और जो एक होता है नीचे तिरछी लाइन, पदेंद्र, इसे पदेंद्र बोलते हैं। जैसे प्रेम में लगा हुआ है तिरछी लाइन। और एक र उल्टी वी की तरह होता है, जैसे ट्रक में लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, र के विभिन्न रूपों के बारे में मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। आप उस वीडियो को ध्यान से देखकर र के विभिन्न रूपों के प्रयोग के बारे में आप समझें। 4 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। अब देखिए, धम, धम में म के ऊपर प्रयोग किया जाएगा, धर्म बन जाएगा। ख में जो थ में ई की मात्रा है बड़ी, इसके ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पर ट के नीचे उल्टे वी की तरह। और शर्म में म के ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर ग के पैरों में। और च में देखिए कर्म, म के ऊपर र का प्रयोग किया जाएगा, और क में भी प्रयोग किया जा सकता है, ये बन जाएगा क्रम। दोनों तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। ड्रामा में ड के पैरों में
आशीर्वाद, वह के साथ जो आ की मात्रा है इसके ऊपर बहुत से बच्चे इसका प्रयोग श में करते हैं, जो कि गलत है। ये वह के साथ जो आ की मात्रा है इसके ऊपर प्रयोग किया जाएगा और व्रत में वह के पैरों में। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए। जरा, जरा, फन, फन। खंड 2 में य और फ उर्दू की ध्वनियां हैं। य और फन में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। इससे शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे जरा बुढ़ापा और जरा थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ज सिंपल तरीके से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे य के नीचे बिंदु लगा हुआ है और यहाँ पे फ के नीचे बिंदु लगा हुआ है। इसे नुक्ता कहते हैं। ये उर्दू के शब्दों पे, जो उर्दू की जो ध्वनि होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमने प्रश्न नंबर 6 में य और फ में नुक्ता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर य के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ पर य के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। जरा, गज, यहाँ पे फ में, यहाँ पे अंग्रेज, य के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ पे भी य के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। दर्जी, यहाँ पे फ में, यहाँ रोजा, यहाँ शाफत, यहाँ पे फ में, यहाँ पे य में और यहाँ दोनों य में नुक्ता लगा हुआ है। आप यहाँ ध्यान से इसे करिए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, इस तरह की पंक्तियां हमारे पेपरों में भी दी जाती है और कुछ नीचे प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें उस कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमें लिखना होता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, इस कविता की पंक्तियों को, और इसके जो प्रश्न हैं वो देख के स्वयं करें। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। यानी जो हमारे पास दिए गए शब्द हैं इनको और किन किन नामों से पुकारा जाता है। अब देखिए, पहला है गगन। तो गगन को हम नभ बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, आसमान भी बोलते हैं। अब जल को क्या कहते हैं? पानी और नीर। नेक्स्ट, ग में वृक्ष और पेड़। अरमान को क्या बोलते हैं? इच्छा और अभिलाषा। किरण को क्या बोलते हैं? अंशु और रश्मि। और विघ्न को क्या बोलते हैं? बाधा और कठिनाई। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए वाक्यों को कोष्टक में दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखने, यानी उल्टे शब्द। अब हमारे पास देखिए, मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर दंड हमारे पास है, दंड। तो दंड का जो विलोम शब्द बनेगा पुरस्कार। ठीक है। सेकंड, ख में स्तुति है। स्तुति मीन्स प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, और इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा निंदा। तीसरा, दुरुपयोग। दुरुपयोग का जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा सदुपयोग। और लास्ट में विषाद है, विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, और जो इसका विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा हर्ष। बच्चों, कुछ शब्द दो तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 10 में है, तो ये आप स्वयं देखकर अपनी पुस्तक में लिखें। बच्चों, नंबर 11 है, कनक तीलियों से टकराकर में। कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज, गेहूं भी होता है। उसी प्रकार कुछ नीचे भी शब्द दिए गए हैं, उनके भी अलग अलग अर्थ हैं, उनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब जैसे पहला है हार। हार के इसमें दो अर्थ दिए गए, एक माला और दूसरा हारना। तो पहले का वाक्य में प्रयोग करेंगे, भगवान की मूर्ति पर बहुत सुंदर हार है। और हारने के लिए वाक्य में प्रयोग करेंगे, खेल में हार जीत होती रहती है। ख है उत्तर। उत्तर एक दिशा के लिए प्रयोग हुआ है, एक जवाब। तो दिशा के लिए मेरा घर उत्तर दिशा में है और मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए। क है अंक।
अंक पहले गोद के लिए मैं अपनी माँ की अंक में सो जाता हूँ और दूसरा संख्या के लिए उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए। जी बच्चों, प्रश्न नंबर 12 है, वाक्य में से क्रियापद छांटकर और उनके भेद लिखिए। क्रिया के बारे में आप जानते हैं, जैसे दौड़ना, पढ़ना, बांटना आदि। इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। दो तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। पहला, यदि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, यानी कर्ता और क्रिया के साथ कर्म हो, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है, और ना हो अकर्मक क्रिया। और दूसरे तरीके से हम क्रिया से पहले यानी वर्ब से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर अगर प्रश्न पूछे और हमें सही उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, यदि वाक्य से कोई सही उत्तर न मिले तो वो अकर्मक क्रिया। अब देखिए, धोबी ने कपड़े धोए, तो क्रियापद क्या है यहाँ पर? धोए। अब धोबी यहाँ पर सब्जेक्ट है, धोए यहाँ पर वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? कपड़े। तो सकर्मक क्रिया। और हम क्रिया से अगर प्रश्न, क्रिया से पहले अगर प्रश्न लगाकर बनाए, जैसे धोबी ने क्या धोए, तो हमें उत्तर मिल रहा है कपड़े, तो सकर्मक क्रिया। घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखिए, घोड़े यहाँ पर सब्जेक्ट है, दौड़ रहे यहाँ पर वर्ब है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया। अब घोड़े क्या दौड़ रहे हैं, है ना, प्रश्न हमारा सही नहीं बना, तो ये अकर्मक क्रिया। और दौड़ यहाँ पर क्रियापद। ग में देखिए, मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। पढ़ी यहाँ पर क्या है बच्चों? क्या है? क्रिया। और मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और पढ़ी वर्ब या क्रिया है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कहानी, है ना, तो सकर्मक क्रिया। अगर हम प्रश्न लगाकर पूछें मैंने क्या पढ़ी, तो हमें उत्तर मिल रहा है कहानी, तो सकर्मक क्रिया। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने क्या बांटे, है ना, उत्तर मिल रहा है ना, तो उत्तर क्या मिल रहा है? फूल और प्रसाद। अब पंडित यहाँ पर वही सब्जेक्ट है, और जो बांटे यहाँ पर वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूल और प्रसाद, तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है ना। अचानक आंधी आई। आंधी क्या आई? किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बना, और आंधी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। आई यहाँ पर वर्ब है, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है।